हमारे सौरमंडल का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले गैस और डस्ट के विशाल बादल में आए ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से हुआ था। सूर्य हमारे सौरमंडल में मौजूद एकमात्र तारा है जिसका चक्कर सभी प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और सोलर बॉडीज लगाते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हमारा सूर्य आने वाले और करीब 5 बिलियन सालों तक ऐसे ही हमारे सौरमंडल और पृथ्वी को रोशन करता रहेगा। पर एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारा सूर्य एक विशालकाय रेड जाइंट और फिर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर हमारे सूर्य के मर जाने के बाद हमारे सौरमंडल और खासकर हमारे पृथ्वी और यहाँ मौजूद जीवन का क्या होगा? क्या हमारे सूर्य के अंत के बाद भी पृथ्वी पर जीवन संभव होगा? और आखिर सौरमंडल में मौजूद बाकी सभी ग्रहों का क्या होगा? ऐसे में इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हम जानेंगे हमारे सूर्य के अंत और उसके बाद सौरमंडल के भविष्य के बारे में। हम इंसानों के लाइफ साइकिल की तरह ही हमारे ब्रह्मांड को रोशन करने वाले तारों का भी एक लाइफ साइकिल होता है। हमारे सूर्य जैसे तारों को उसकी रोशनी उसके कोर में चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से मिलती है। तारे के कोर में मौजूद बेहद ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वहां मौजूद हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता है, जो कि बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी उत्सर्जित करता है और यही एनर्जी लाइट के रूप में सूर्य से बाहर निकलती है। पर समय के साथ फ्यूजन के लिए जरूरी हाइड्रोजन कम होता जाता है और हीलियम व दूसरे बाई प्रोडक्ट्स इसके कोर में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कोर और ज्यादा हैवी होने लगता है, जिसे बैलेंस करने के लिए तारे का साइज बढ़ जाता है और वह और गर्म होने लगता है। ऐसे में इसका आकार अपने मौजूदा आकार से कई गुना ज्यादा हो जाता है, जो कि रेड जाइंट का रूप ले लेता है। ऐसे में जैसे जैसे हमारा सूर्य और बूढ़ा होता जाएगा, वैसे वैसे इसका आकार और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ऐसे में आने वाले केवल 10 करोड़ सालों में सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि धरती पर तापमान काफी तेजी से बढ़ जाएगा और यहाँ जीवन काफी कठिन हो जाएगा। धरती पर मौजूद महासागर पूरी तरह सूख जाएंगे और इसका एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह काफी कुछ आज के वेनस ग्रह की तरह बंजर और किसी नर्क की तरह नजर आएगा, जिसके बाद बढ़ते बढ़ते इसका आकार कई गुना ज्यादा विशालकाय हो जाएगा, जो कि रेड जाइंट स्टार का रूप ले लेगा। यह रेड जाइंट स्टार इतना विशालकाय हो जाएगा कि सौरमंडल के इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी और वेनस को अपने अंदर समा लेगा। मरकरी और वेनस के बाद सूर्य का अगला शिकार होगा हमारा पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी पूरी तरह पिघलकर सूर्य में मिलेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सूर्य का आकार बढ़ना बंद हुआ है या नहीं। यदि सूर्य का आकार बढ़ना बंद भी हो जाए, तब भी पृथ्वी सूरज के हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा और इसका आउटर कोर पूरी तरह पिघलकर वेपोराइज हो जाएगा और सिर्फ इसका इनर कोर ही बचेगा। सौरमंडल के इनर प्लैनेट्स को तबाह करने के बाद अब आउटर गैस जाइंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की बारी होगी। ये सभी प्लैनेट्स मुख्य रूप से गैस जाइंट्स हैं, जो कि मुख्य रूप से गैसों से बने हुए हैं। जब सूर्य का आकार बढ़ जाएगा, तब आउटर प्लैनेट्स की सूर्य से दूरी बेहद ही कम हो जाएगी। ऐसे में बेहद हाई टेम्परेचर की वजह से इन गैस जाइंट्स का आउटर एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में चला जाएगा। साथ ही सैटर्न रिंग्स, जो मुख्य रूप से वाटर आइस के बने हुए हैं, वो भी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इसका सबसे ज्यादा असर सैटर्न और जुपिटर ग्रह के आइसी मून्स पर पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इनका आइसी आउटर लेयर भी खत्म हो जाएगा और यहाँ लिक्विड वाटर के ओशियंस बन जाएंगे। अपने अगले स्टेज में सूर्य अपने सबसे अधिकतम आकार तक पहुंच जाएगा। ऐसे में ये बेहद ही अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल उथल पुथल मचा देगा। ऐसे में हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद गैस प्लैनेट्स या तो एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे या सूर्य की ग्रेविटी इन्हें हमारे सौरमंडल से बाहर आउटर स्पेस में फेंक देगी। धरती के अंत और सूरज के तांडव के बाद हमें अपने नए घर की तलाश में सौरमंडल के आउटर रीजन तक जाना होगा। हमारा सूर्य, जो अब रेड जाइंट स्टार बन चुका है, उसके बेहद ही हाई टेम्परेचर और रेडिएशन की वजह से इसका हैबिटेबल जोन अब हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी तारे का हैबिटेबल जोन वह रीजन होता है जहां न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज्यादा ठंडी। ऐसे में लिक्विड वाटर यहाँ अपने फॉर्म में बना रह सकता है, जो कि जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सैटर्न और जुपिटर ग्रह के आइसी मून्स, जिनका आइसी लेयर पूरी तरह मेल्ट होकर विशाल महासागरों का रूप ले चुका है, वह जीवन के लिए काफी अनुकूल हो जाएगा।
इसके साथ ही हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद नेपट्यून ग्रह के मून्स और कुइपर बेल्ट में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स, खास तौर पर प्लूटो और उसके मून्स का भी आइसी शेल मेल्ट हो जाएगा। ऐसे में लिक्विड वाटर से भरपूर ये सोलर बॉडीज काफी हद तक मिनी अर्थ के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होंगी। अपने आखिरी स्टेज में रेड जाइंट में बदल चुके सूरज का आउटर लेयर खत्म हो जाएगा और इसका केवल कोर ही बचेगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ भी कहा जाता है। व्हाइट ड्वार्फ को बौना तारा भी कहा जाता है क्योंकि इनका आकार बेहद ही छोटा होता है, पर इसके विपरीत इनका मास बेहद ही अधिक होता है। व्हाइट ड्वार्फ की उम्र सबसे अधिक होती है, जो कि कई ट्रिलियन सालों तक ऐसे ही चमकते रहते हैं। ये व्हाइट ड्वार्फ नए हैबिटेबल जोन का निर्माण करेगा। चूंकि इस व्हाइट ड्वार्फ का तापमान बेहद ही कम होता है, ऐसे में इसके हैबिटेबल जोन भी इसके सरफेस से काफी करीब होगा और सबसे आखिर में ये व्हाइट ड्वार्फ भी ठंडा हो जाएगा और इसके बचे हुए ठंडे कोर से ब्लैक ड्वार्फ का निर्माण होता है। और इस तरह हमारा सूर्य और यह सौरमंडल अंधकार में समा जाएगा और यहाँ मौजूद किसी भी प्रकार के जीवन का अंत हो जाएगा।